हाय दोस्तों, आपका IQ लेवल अकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ROE और N के लिए जो स्पेशल है नगर पालिका अधिनियम 2009 है। इसका अपने एक अध्याय देख लिया था, जो प्रारंभिक अध्याय था जिसमें धारा 1 और 2 थी। ठीक है, अब आता है नगर पालिकाओं का गठन और शासन जो 2 है। तो हमने 20 तक धाराएं देख ली थी। ये 3 से लेके 50 तक है, तो 20 तक धाराएं हम लोगों ने देख ली थी। आज 21वीं धारा का आगाज करते हैं। 21वीं धारा के लिए बोला गया है कि नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए अरहित बोला गया है। नगर पालिका सदस्यों की अर्हता अर्हता के बारे में बोला गया है कि अर्हत व्यक्ति कौन होगा। अर्हत व्यक्ति कौन होगा। अर्हत का मतलब होता है योग्य, और निर्हत का मतलब होता है निर्योग्य। ठीक है, जो योग्य नहीं होता। तो इसमें बात उल्टी बता दी गई कि वे व्यक्ति जो अर्हत होते हुए भी जिसके पास जो चीजें नहीं होंगी वो निर्हत माना जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए। पहला तो यदि कोई आदमी नगर पालिका का सदस्य बनता है या उसके चुनाव में खड़ा होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि क्या क्या नहीं होनी चाहिए कि वो नगर पालिका का सदस्य बने या नहीं बने। तो नहीं बनने के लिए पहली बात तो क्या है कि यदि कोई आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, वोटर लिस्ट या निर्वाचन नामावली में, निर्वाचन नामावली में नाम ना हो, नाम नहीं हो। किसी व्यक्ति का जो वार्ड है, निर्वाचन नामावली है, जो उस वार्ड है, तो उस वार्ड में नाम नहीं हो, वार्ड का सदस्य नहीं हो, वार्ड का सदस्य नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति वार्ड का सदस्य नहीं है तो भी उस वार्ड से चुनाव नहीं खड़ा हो सकता। उसकी आयु जो है वो 21 वर्ष से कम हो, 21 वर्ष से आयु कम हो। जिस आदमी की आयु जो है वो 21 वर्ष से कम हो वो नहीं खड़ा हो सकता। फिर बोला गया है कि 2015 में बताया गया कि जिस व्यक्ति के घर में शौच शौचालय नहीं है, क्या नहीं है, शौच शौचालय नहीं है, जिसके घर में शौच शौचालय नहीं है वो आदमी भी नहीं खड़ा हो सकता। दूसरी इसके अंदर बोला गया कि इस व्यक्ति का यदि परिवार का सदस्य यदि परिवार का सदस्य कोई भी आदमी है वो खुले में शौच जाता है, खुले में शौच जाता है, दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजा बंद अभियान का वो पालन नहीं कर रहा है, तो वो खुले में शौच जाता है, तो वो आदमी अयोग्य होंगे। ये सारे क्या होंगे, अयोग्य होंगे। ठीक है। कौन निर्वाचन नामावली में नाम नहीं है, वार्ड का सदस्य नहीं है, 21 वर्ष से आयु कम है, शौच शौचालय नहीं है, परिवार के कोई भी आदमी खुले में शौच जाता है। परिवार के सदस्य के लिए बोला गया है कि माता पिता, उसके माता पिता होंगे। ठीक है, पति पत्नी में से कोई एक हो सकता है, एक खड़ा होगा तो पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी हो गए, उसके बच्चे हो गए, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके भाई बहन हो गए, भाई और बहन हो गए। तो ये लोग जो है ये परिवार के सदस्य में आते हैं। अब एक दे रखा है शौचालय नाम। तो शौचालय के अंदर जिसके अंदर अब वो हो, आपका आंगना हो, नीम हो, दीवारें हो, ऊपर से बंद हो, मतलब दरवाजा बंद का जो अभियान है उसी की सारी बातें मानता हो, वो शौचालय है। और इसके अंदर 21 के अंदर बताया गया है कि यदि कहीं पे किसी सीट पे SC खड़ा होता है तो उसकी जगह SC खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे जनरल ने किसी ने फॉर्म भर दिया हो, ST की सीट रिजर्व है तो रिजर्व सीट के अंदर रिजर्व कैंडिडेट ही खड़ा होगा, उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा होगा। तो SC की सीट, अनुसूचित जाति की जो सीट होती है उसके लिए SC का खड़ा होगा, ST की सीट पे ST का खड़ा होगा, OBC पे OBC खड़ा होगा, और महिला की सीट जो होगी उस महिला की सीट के ऊपर महिला खड़ी होगी। यदि देख लिया जाए कि यदि SC की सीट पे कोई बंदा ST का खड़ा होता है, OBC का खड़ा होता है या जनरल का खड़ा होता है, तो उसको जो है आपका निर्हित माना जाएगा, वो व्यक्ति अयोग्य होगा चुनाव के लिए। ठीक है। अगली जो धारा आती है वो 21 क आती है। 21 क में बोला गया है कि कतिपय स्थानों पर, जो कतिपय स्थान है उसके लिए निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता दे रखी है। कतिपय स्थानों पर, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, विशेष अर्हता बोला गया है कि कुछ स्थान ऐसे भी रिजर्व कर रखे हैं राज्य सरकार ने जिसके लिए विशेष योग्यता चाहिए,
विशेष योग्यता चाहिए। इस विशेष योग्यता के लिए बोला गया है कि आयु जो है उन लोगों के लिए जो रिजर्व रखे गए हैं या कुछ स्थान जो है स्पेशल रखे गए हैं, उनमें आयु जो है 21 से 35 वर्ष का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर 40 वर्ष का आदमी खड़ा हो गया तो वो खड़ा नहीं हो सकता। फिर बोला गया है कि SC, ST, OBC और महिला, ठीक है, SC, ST, OBC और महिला बोला गया कि यदि कोई ये जो विशेष क्षेत्र है, इस विशेष क्षेत्र के अंदर 2 से अधिक सीटें इन लोगों के लिए रिजर्व नहीं होंगी, आरक्षित नहीं होंगी, आरक्षित नहीं होंगी। दिया गया है कि SC, ST, OBC और महिला जहां 2 सीटों से ज्यादा आरक्षित नहीं होंगी, कि मतलब एक SC को दे दिया, एक ST को दे दिया तो महिला OBC को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि जिन क्षेत्रों के अंदर यदि सीट 3 तक है, 3 तक है, तब क्या दिया जाएगा, एक स्थान दिया जाएगा। आरक्षण जो है वो एक स्थान पर ही दिया जाएगा, एक स्थान पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण की बात की है कि एक स्थान पर दिया जाएगा। यदि ये सीटें 3 से 5 तक हैं तो भी एक स्थान पर ही क्या मिलेगा, उसको आरक्षण मिलेगा। केवल एक स्थान पे, एक कैटेगरी पे ही वो आरक्षण देंगे। रोटेशन सिस्टम पे फिर वो आरक्षण बढ़ता चला जाता है, एक कैटेगरी से दूसरी के पास, तीसरी के पास, हर जो अटेम्प्ट होता है उसमें बदलता जाता है। आगे बोला है कि 5 से लेके 5 या 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक सीटें जो हैं वो यदि आरक्षण के लिए रिजर्व रखी गई हैं किसी स्थान के ऊपर, तो वो सबको एक एक सीट दी जाएगी, सबको एक एक सीट रिजर्व जो है वो बांटी जाएगी। SC वालों को एक सीट देंगे, ST वालों को भी एक सीट देंगे, OBC वालों की भी एक सीट रिजर्व रखेंगे और महिला की भी रखेंगे। यदि सीट 3 से कम है तो केवल एक सीट ही देंगे, इनमें से किसी एक को एक सीट दे सकते हैं चारों में से, ठीक है। ये बात इसके अंदर बोली गई है विशेष के लिए। ये पूछा गया है क्वेश्चन, 21 से 35 वर्ष वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ऑलरेडी ये एग्जाम में आ चुका है कि कुछ जो अनुच्छेद 21 के जो है उसमें बोला है कि निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता में क्या है, तो विशेष के अंदर है कि 21 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नगरपालिका जो धारा 22 है उसके अंदर दे रखा है कि नगरपालिका का जो कोई भी सदस्य है ना, कोई भी सदस्य एक से अधिक वार्ड के लिए खड़ा नहीं हो सकता। तो नगरपालिका का सदस्य एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति एक वार्ड में वोट देगा और एक व्यक्ति एक वार्ड में वोट देगा, ठीक है। एक व्यक्ति होना चाहिए, एक वार्ड में वोट देगा और एक ही वोट होना चाहिए, केवल एक ही वोट एक व्यक्ति एक वार्ड के अंदर दे सकता है। यदि एक व्यक्ति 2 वार्डों में वोट दे देगा तो वो कैंसिल समझा जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति है वो 2 बार वोट दे देता है, चाहे वो एक वार्ड में दो तो चाहे अलग अलग में दो, तो ये भी क्या समझा जाएगा, कैंसिल समझा जाएगा। अब बात यह है कि 2 जगह से चुनाव लड़ लेता है कोई आदमी, मान लो ये वार्ड है 1 नंबर का और ये वार्ड है 2 नंबर का, दोनों के अंदर फॉर्म डाल दिया उन्होंने, किसी प्रत्याशी ने दोनों के अंदर चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म डाल दिया, तो वो जो चुनाव का जो होने वाला अंतिम दिन पहला दिन माना जाता है। चुनाव का एक दिन पहले नामांकन होते हैं, है ना, तो चुनाव का जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन मतलब ये एक दिन पहले का दिन होता है। ये जो चुनाव का अंतिम दिन जो होता है ये चुनाव से एक दिन पहले का दिन होता है। उस दिन 3 बजे दोपहर तक, दोपहर 3 बजे तक, इसको अपराह्न भी बोलते हैं, अपराह्न या दोपहर 3 बजे तक एक जगह से नाम वापस लेना पड़ेगा, एक जगह से उसको वापस फॉर्म लेना पड़ेगा। यदि वो एक जगह से फॉर्म वापस नहीं लेता है तो उसकी दोनों जगह को खारिज कर दिया जाएगा और दोनों जगह खाली समझी जाएंगी, दोनों जगह को खारिज कर दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक वार्डों के अंदर वोट नहीं लड़ सकता, एक व्यक्ति होगा, एक वार्ड होगा, उसका एक ही वोट मान्य होगा। एक व्यक्ति एक वार्ड एक वोट होगा। यदि वो 2 स्थानों पे 2 वार्डों के अंदर वोट देता है तो भी खारिज है यदि चुनाव लड़ता है तो, और यदि वो 2 बार एक ही वार्ड में 2 बार वोट देता है तो भी उसको शून्य डिक्लेयर किया जाएगा। और चुनाव का जो अंतिम दिन होगा उससे जो अपराह्न दोपहर का 3 बजे होगा, ये समय पूछा गया है, ये समय ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कितने बजे तक हम नामांकन वापस ले सकते हैं। तो नामांकन वापस लेने का जो समय होगा वो दोपहर के 3 बजे तक होता है।
धारा 23 के अंदर कहा गया है कि यानों और ध्वनि जो बढ़ाने वाले आप लाउड स्पीकर वगैरह जो लगाते हो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। कब लगाया गया है वो प्रतिबंध? यानों, ध्वनि विस्तार को, यानों, ध्वनि विस्तार को आदि पर प्रतिबंध, आदि पर प्रतिबंध। यानों, ध्वनि विस्तार को आदि के उपयोग पर प्रतिबंध, आदि के उपयोग पर। कब प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा या चुनाव की सूचना दे रखा है, सूचना नाम लिख रखा है। तो चुनाव की जो घोषणा होती है उस दिन से लेकर आगे जो पूर्ण चुनाव होता है, पूर्ण चुनाव जब तक होगा तब तक आप कोई भी गाड़ी मोटरों के अंदर अपने जो साधन है उनके अंदर पोस्टर, बैनर, होल्डर ये नहीं लगा सकते। आप पोस्टर नहीं लगा सकते, बैनर नहीं लगा सकते, होल्डर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। और आप जो भी लाउड स्पीकर वगैरह जो भी है वो आप नहीं कर सकते। होर्डिंग वगैरह जो होल्डर्स है, होर्डिंग है, ये सिस्टम आप यूज नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपके जो निर्वाचन आयोग है वो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, चुनाव की घोषणा से ये प्रतिबंध लगेगा और चुनाव पूर्ण होने तक लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बैनर ये सब आप नहीं चिपका सकते। यदि आप इसका उल्लंघन करते हो, उल्लंघन करते हो तो उल्लंघन करने पे आपको क्या मिलेगा? 5,000 तक का तो जुर्माना है, 5,000 तक का जुर्माना लगेगा, ठीक है। 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। दूसरी बात इसमें बोला गया है कि वो जो प्रत्याशी जो चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, उम्मीदवार जो, तो वो 6 साल के लिए निर्योग्य हो जाएगा। तो 6 वर्ष के लिए उसको निर्योग्य कर देते हैं कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 6 साल तक नहीं लड़ेगा तो इसका भी चुनाव वो कैंसिल हो जाएगा उसका, और अगली जो 5 साल में वापस रिपीट होगी तो वो 6 साल के लिए, मतलब इनडायरेक्टली तौर पे, डायरेक्ट 6 साल के लिए बोला है लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे वो 10 साल के लिए चुनाव से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अब ये जो वाद कौन लेके आएगा, इस जो मामला है इसका वाद कौन लेके आएगा? तो वो राज्य के निर्वाचन अधिकारी ले आएंगे या जिले के निर्वाचन अधिकारी हैं वो कोर्ट के अंदर वाद लाते हैं। कोर्ट खुद अपने से वाद नहीं लाता। अगला जो आती है अपने 24 की धाराएं, वो सदस्यों के लिए, जो नगरपालिका के सदस्य होते हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं, उनके लिए साधारण निर्भरताएं क्या हैं? तो सदस्यों के लिए साधारण साधारण निर्भरताएं, साधारण निर्भरताएं मतलब साधारण अयोग्य कैसे हैं वो, साधारण अयोग्य कैसे हैं? यदि उन्होंने क्या क्या किया हो तो अयोग्य है। पहला है कि नैतिक अधमता के आधार पर, अधमता के आधार पर 6 माह या इससे अधिक कारावास हुआ हो, इसको कारावास, जिसको बोला गया है कि नैतिक अधमता के आधार पर, नैतिक आचरण के तौर पे यदि किसी आदमी को 6 महीने की सजा हो जाती है, वो सदस्य खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नैतिकता तो उसने पहले ही खत्म कर रखी है, तो वो सदस्य बन के कहां नैतिकता निभाएगा? तो इसलिए इसको पहले ही राज्य सरकार ने बाहर कर दिया। दूसरी बात बोली है कि जिसका 5 वर्ष तक कारावास रहा हो या इससे अधिक रहा हो, तो अधिक, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी यदि किसी भी जुर्म में 5 साल तक या इससे ज्यादा समय तक यदि जेल काट आता है तो उस आदमी को खड़ा होने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी जुर्म का दोषी क्यों ना हो। तीसरे के अंदर बोला गया है कि ये जो मिलावटखोरी वाले हैं इनको भी इनका सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो मिलावटखोरी वाले, मिलावटखोरी या मिश्रण के मामले में, खाद्य मिश्रण के मामले में, खाद्य मिश्रण में, यदि खाद्य मिश्रण के मामले में किसी आदमी को यदि सजा हुई है या कुछ कारावास हुआ है तो वो आदमी भी इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। फिर चौथा का है कि यदि नैतिकता के आधार पर किसी आदमी को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है, नैतिकता के आधार पे, तो वो आदमी भी फॉर्म नहीं भर सकता। तो नैतिकता पे किसी को नौकरी से निकाल दिया हो, नौकरी से निकाला हो, नौकरी से निकाला गया आदमी, टर्मिनेट किया गया आदमी भी क्या होगा? फॉर्म भरने का एलिजिबल नहीं होगा। आगे कहा गया है कि कोई लाभ के पद पर नहीं हो, कोई लाभ के पद पर नहीं हो,
कोई लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कोई पुलिस वाला आदमी है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है, वो कह देगा नहीं मैं भी नगर पालिका के मेंबर का जो चुनाव है वो लड़ूंगा, तो वो आदमी फॉर्म भरने के एलिजिबल ही नहीं है, वो पहले ही अयोग्य हो जाएगा। आगे कहा गया है कि दिवालिया नहीं हो। अब ये दिवालिया नहीं हो, दिवालिया कोई सक्षम न्यायालय कह देता है। दिवालिया का मतलब होता है बैंक, जिसके बैंक कर्जा मांगता हो। जिस मतलब दिवालिया ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, नहीं, दिवालिया डिफॉल्टर होते हैं। जैसे विजय माल्या दिवालिया है, तो वो क्या है, डिफॉल्टर हैं, क्योंकि वो बैंकों से पैसे ले रखे हैं, साफ सुथरी छवि उनकी है नहीं, वापस बैंकों को पैसे नहीं देते। यदि उनके पास पैसे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने जो पैसे होते हैं वो सबसे पहले उस खोपचे के अंदर फिट कर देंगे, जो नगर पालिका के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए दिवालिया लोगों को पहले ही बाहर कर दिया गया है। अब कहा गया है कि 2 संतान से अधिक नहीं हो। 2 संतान से, यदि किसी के 2 संतान से अधिक हैं तो वो लोग भी नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। 2 संतान का मतलब क्या हुआ कि यदि एक डेडलाइन दी गई है 27 नवंबर 1995 की, 27 नवंबर 1995 ये डेट पूछी गई है। यदि 27 नवंबर 1995 से पहले जिनके 5 बच्चे हो लिए, 10 हो लिए, कोई मतलब नहीं है, वो आदमी खड़ा हो सकता है। लेकिन 27 नवंबर 1995 के बाद यदि किसी के 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं तो वो नगर पालिका के किसी भी फॉर्मेट का, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, किसी भी का सदस्य या मेंबर पार्षद नहीं बन सकता। ठीक है। अब भी बोला गया है कि 2 संतान में क्या आएंगे, यदि आप दत्तक लेते हो, दत्तक, यदि आप गोद लेते हो, दत्तक लेते हो, गोद बच्चा होगा वो आपकी संतान के अंदर जुड़ेगा। लेकिन आपका दिव्यांग बच्चा होगा, दिव्यांग जो बच्चा होगा वो आपकी संतान के अंदर नहीं जुड़ेगा। कभी कभी ट्विंस भी हो जाते हैं, ट्विंस भी हो जाते हैं जिसको जुड़वा बोलते हैं, जुड़वा बच्चे। यदि एक डिलीवरी से 2 3 4 कितने भी बच्चे हो जाए तो वो एक डिलीवरी से जो बच्चे होंगे या ट्विंस जो बच्चे होंगे वो आपके एक ही माना जाएगा। वो कितना माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। तो ये बहुत, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है कि निर्धनता अयोग्य कैसे होगा, अयोग्य कैसे होगा आदमी। तो अयोग्य सीधी सी बात है, नैतिक अदमता के आधार पे या नैतिक आचरण के आधार पे 6 महीने से ज्यादा का उसको कारावास हो गया हो, या 5 वर्ष तक वो किसी भी मामले में कारावास काट लिया गया हो, उससे अधिक रह लिया हो। मिलावटखोरी का कोई आदमी है तो वो फिर वो नगर पालिका में भी मिलावट करेगा। तो खाद्य मिश्रण का मिलावटखोरी का कोई आदमी हो, नैतिकता पर किसी को नौकरी से निकाल दिया गया हो, तो वो आदमी कैसी नैतिकता पूरी करेगा। क्योंकि नैतिकता जो है वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनका प्राथमिक गुण होना चाहिए। कोई लाभ के पद पर नहीं रहेगा, दूसरा काम साथ में नहीं करेगा, फिर दिवालिया नहीं होगा, 2 संतान जो है उससे ज्यादा संतान नहीं हो, लेकिन 27 नवंबर 1995 के बाद की नहीं हो, उससे पहले की चल जाएंगी, हो जाएंगी। ठीक है। अब विकलांग जो है वो उसका पुत्र में नहीं ज्वाइंट होगा, दत्तक पुत्र गोद लेते हैं तो वो पुत्र में काउंट होगा, बच्चों में काउंट होगा। और जो आपके ट्विंस होते हैं, एक डिलीवरी से कितने भी बच्चे हो जाएं वो एक ही माने जाएंगे। अगली जो धारा है वो अपनी 25वीं है, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, तो मतदान का अधिकार किसको होगा किसको नहीं होगा। इसमें दे रखा है कि मतदान का जो अधिकार है वो, पहली बात तो ये है कि वोटर लिस्ट में उस आदमी का नाम होना चाहिए, तो निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए, निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए, वो लिस्टेड होना चाहिए, वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए उसका। ठीक है। दूसरी बात बोला गया है कि एक व्यक्ति और एक वार्ड, एक वार्ड, एक व्यक्ति और एक मत। ये समझिए, एक व्यक्ति है वो एक वार्ड के अंदर एक ही वोट देगा, एक ही मत उसका माना जाएगा। यदि एक व्यक्ति एक वार्ड के अंदर 2 वोट दे रहा है, एक वार्ड है उसके अंदर 2 मत दे रहा है, तो उसको कैंसिल माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यदि एक व्यक्ति 2 वार्डों के अंदर भी वोट दे रहा है तो उसको भी क्या माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। एक व्यक्ति एक वार्ड एक मत ही चलेगा। यदि आप एक व्यक्ति 2 वार्डों के अंदर वोट दे रहा है वो दोनों कैंसिल माने जाएंगे, एक व्यक्ति एक वार्ड में 2 बार वोट दे रहा है वो दोनों कैंसिल माने जाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा ये होती है पुलिस कस्टडी। किसी आदमी ने जुर्म कर दिया, उसको पुलिस ले गई तो वो आदमी वोट नहीं देगा,
वो वोट नहीं देगा। ठीक है, जैसे पुलिस अभिरक्षा के अंदर कोई आदमी जेल में बंद है, सरकारी अभिरक्षा कोई भी हो, गवर्नमेंट कस्टडी हो, किसी भी तरीके से वो बंद हो, तो वो वोट नहीं दे सकते। आगे कहा है कि यदि जो आदमी जेल से छूट के आ गया हो, आपकी सजा पूरी करके आ गया हो, छूट के आ गया हो, निवारक निरोध वाले हैं, निवारक निरोध वाले, वो वोट देंगे। ये निवारक निरोध वाले वो हैं, या तो वो पूरी सजा काट के जेल से छूट के आ गए हो, या कोई आदमी पेरोल पे आ गया हो, जो बोलते हैं ना जमानत पे आ गया है ना, तो कोई आदमी जमानत पे जो आता है या फिर जेल में पूरी सजा काट के आता है, उस आदमी को वोट देने का अधिकार है। तो वोट कौन कौन देगा? जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, जो वार्ड का मेंबर हो, एक वार्ड एक मत और एक व्यक्ति का होगा। एक व्यक्ति यदि 2 वार्डों में मत दे रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक वार्ड में 2 बार मत दे रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पुलिस अभिरक्षक के अंदर आदमी या सरकारी कस्टडी में आदमी रहेगा, वो वोट नहीं दे सकता। निर्वाचक निरोध के अंदर जो जमानत पे छूट के आ गए या फिर आपके सजा काट के आ गए, वो आदमी वोट देंगे। एक है अपने अभी जो करंट का टॉपिक है, एक है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी ये हिमाचल के हैं, 1917 में पैदा हुए थे, अभी 2022 में 5 नवंबर को मरे। 5 नवंबर की इनकी मृत्यु हुई है। श्याम शरण नेगी की खास बातें क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए थे। ये 105 साल की होकर इनकी डेथ हुई है। ये जो है ये भारत के पहले मतदाता रहे हैं, भारत के संपूर्ण भारत के पहले व्यक्ति थे जिसने वोट डाला था, पहले मतदाता रहे हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला था, देश आजाद होने के बाद पहली बार से लेके, और ये जिए हैं जब तक, कब तक जिए हैं? 5 नवंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। और ये पेशे से क्या है? एक अध्यापक थे, अध्यापक या टीचर थे। ठीक है, पेशे से एक अध्यापक थे। अगली जो धाराएं हैं अपनी 26 की है। 26 है निर्वाचन में मत देने की रीति, कि जो ये नगरपालिका का जो निर्वाचन होता है, नगरपालिका निर्वाचन में मत देने की रीति, मत देने की रीति, कि निर्वाचन में नगरपालिका जो होती है उसके अंदर हम किस रीति से मत देंगे। तो बोला गया है या तो आप मतपत्र से दो, और जो रीति है वो राज्य सरकार डिक्लेयर कर देगी, या तो मतपत्र से दो या मशीन से दो। मशीन से जो मशीन आ रही है उनसे दो, या वीवीपीटी जो पेपर है आप उनसे दो, किसी से भी दो आप। जो राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी उस किसी भी यंत्र से आप वोट दे सकते हो। अब मशीन के ऊपर एक नाटो और आता है, नोटा। ये जो नोटा है तो इसके अंदर क्या है, इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या किस चीज का निशान है, तो इस पे ब्लैक क्रॉस है, ब्लैक क्रॉस है। इसके ऊपर एक ब्लैक क्रॉस का निशान है, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में तो बोला गया था चुनाव आयोग को कि इसके ऊपर एक गधा डाल दो, तो उन्होंने कहा नहीं, गधा एक अपमान सूचक शब्द हो जाता है, इसलिए अपन ब्लैक क्रॉस डाल देते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि नोटा जो मशीन है उसके ऊपर किसका निशान होता है, तो वो ब्लैक क्रॉस का निशान होता है। दूसरी बात बोला गया है कि मशीन से होंगे, मतदान से, ये जो मतपत्र से होंगे। अगला बोला गया है कि एक व्यक्ति है वो 2 उम्मीदवारों को मत नहीं दे सकता, एक व्यक्ति 2 उम्मीदवारों को मत नहीं देगा, 2 उम्मीदवारों को मत नहीं देगा। एक व्यक्ति केवल एक वोट होगा, एक उम्मीदवार होगा, एक वार्ड होगा। ठीक है, यदि दोनों को दे रहा है तो उनको शून्य माना जाएगा, उनके वोट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, काउंटिंग में उसका नहीं आएगा। एक खास बात ये बोला गया कि प्रोक्सी वोट नहीं देगा, प्रोक्सी वोट नहीं होगा। अब ये प्रोक्सी वोट का फंडा क्या है ये देखते हैं। ये शुरू हुआ था 2017 में, भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। किन के लिए किया था? या तो अपने सैन्यकर्मी हैं, ठीक है, या तो अपने सैन्यकर्मी हैं, या फिर विदेशी जो अपने जो प्रवासी हैं उनके लिए है। तो क्या होता है इसके अंदर, कोई आदमी है अपना नगरपालिका में रह रहा है और वो रहने लग गया, मान लो इराक गया, इराक आदमी गया, वो नगरपालिका का सदस्य है, इराक गया। अब ये इराक जाने वाला आदमी चुनाव आयोग से परमिशन ले लेगा, और ये जैसे मान लो मेरा भाई है ये इराक चला गया, तो ये मेरे को क्या कर देगा, चुनाव आयोग से परमिशन दिला के मेरे को ऑथोराइज कर देगा, और फिर मैं इसका इराक बैठे बैठे का ही मत कहां कर आऊंगा, मेरे गांव के अंदर या मेरी
जो पंचायत समिति है उसके अंदर मत कर दूंगा। तो ये है कि प्रवासी लोग हैं, वहीं से बैठे बैठे किसी आदमी को भेज के चुनाव आयोग से परमिशन लेके उसके बाद ये मत करवा देते हैं। तो इस प्रकार का प्रोक्सी मत नहीं होगा, प्रत्यक्ष मत होगा। जो उस वार्ड के अंदर यदि आदमी है तो वो ही आके वोट देके जाएगा। इस टाइप का सिस्टम इसमें नहीं चलेगा। अब अपनी धारा 27 आती है। 27 में दिया है कि आकस्मिक रिक्तियां जो हो जाती है वो कैसे भरी जाएंगी। आकस्मिक रिक्तियां, जो रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी, रिक्तियां भरने का प्रावधान, भरने के बारे में बोला गया कि नगर पालिका के अंदर जो कोई किसकी अध्यक्ष या सदस्य, क्योंकि सदस्यों से ही अध्यक्ष बनता है तो सदस्यों की बात करेंगे हम, ठीक है। तो नगर पालिका के अंदर कोई सदस्य की आकस्मिक रिक्ति कैसे भरी जाएगी। पहली बात तो है कि आकस्मिक रिक्ति बोलते किसको है। अचानक से कोई किसी आदमी की मृत्यु हो गई किसी सदस्य की, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसको निकाल दिया गया, ठीक है, या उसको हटाया गया। यदि किसी आदमी का मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र, सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र और हटाया जाता है तो पद खाली हो जाएगा। पद खाली हो जाएगा तो आपको क्या कराना पड़ेगा, उपचुनाव कराना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी आदमी की या किसी नगर पालिका के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो सीट है उस सीट को भरने के लिए क्या किया जाएगा, तो उपचुनाव किया जाएगा, ठीक है, उपचुनाव उसके अंदर किया जाएगा। दूसरा बोला गया है कि यदि 6 महीने से कम समय बचा है, लास्ट का समय कम बचा है, यदि समय 6 महीने से कम का बचा है तो वहां निर्वाचन आयोग चुनाव करवाना जरूरी नहीं समझेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें यदि एक आदमी जो है वो 1 वर्ष पहले, जो इसका खत्म होने वाला कार्यकाल था, 1 वर्ष बचा था, क्यों 5 साल का कार्यकाल है, 1 वर्ष बचा था, तब उसमें चुनाव, उपचुनाव करवा दिए। अब ये आदमी जो केवल 1 वर्ष के लिए ही सदस्य रहेगा, अगले यदि बनना है तो वो आगे के कार्यकाल के लिए, ये आदमी जो उपचुनाव से आते हैं ना, ये केवल उसी समय तक रहते हैं जब तक नगरपालिका का कार्यकाल चलता है। यदि उसमें वापस चुनाव 5 साल के पीरियड कंप्लीट हो गया तो फिर वापस चुनाव होंगे, तो इनको वापस चुनाव लड़ना पड़ता है, फिर जीतना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। दूसरी बात इसमें एक और बोली गई है कि यदि एससी की सीट है, यदि रिक्तियां भरते हैं, तो यदि एससी की सीट पे कोई खाली हुआ है, कोई मरा है या त्यागपत्र दिया है, उसको हटाया गया है, तो वहां पे एससी का ही कैंडिडेट आएगा। यदि एसटी की सीट है तो उस पे एसटी का ही कैंडिडेट आएगा, और यदि ओबीसी की सीट है तो उसमें ओबीसी का ही कैंडिडेट आएगा, और यदि महिला की सीट है तो उसमें महिला ही कैंडिडेट आएगी। ऐसा नहीं है कि एससी की सीट के ऊपर कोई एसटी का फिर चुनाव लड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबकी जो कैटेगरियां डिक्लेयर की गई हैं, बांटी गई हैं, उसी के आधार पे यदि सीट ओबीसी की खाली होती है तो ओबीसी के मेंबर से ही भरी जाएगी, यदि महिला की सीट खाली होती है तो महिला से ही भरी जाएगी, ठीक है। धारा 28, धारा 28 में निर्वाचन अपराध बताया गया है। निर्वाचन अपराध, नगरपालिका का निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध का मतलब है कि ये आदमी जो थे वो निर्वाचन होते टाइम पे अपराधी बने थे, उनको निर्वाचन अपराध बोला जाएगा। इन्होंने निर्वाचन के जो सिस्टम है उसके साथ छेड़खानी की है, या फिर उनकी जो लीगल कंडीशन है वो पूरी नहीं की, तो वो क्या है, अपराधी माने जाएंगे। तो इसमें पहला दे रखा है कि वो अपराधी किसके आधार पे माने जाएंगे, वो जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि निधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। ये कब आया था अपना, 1951। इसके आधार पे जो सजा का प्रावधान है वो आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत मिलेगा। ये अपराध किन किन बातों को माना गया है, एक तो माना गया कि मिथ्या घोषणा देना, मिथ्या सूचना देना। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई सूचना छुपाता है या मिथ्या गलत सूचना या भ्रमित सूचना, मिथ्या का मतलब भ्रमित या गलत सूचना देता है। दूसरा जो आदमी क्या होगा कि सूचना को छुपाता है, जो सूचना जो होती है उसको छुपाता है, तो वो आदमी भी निर्वाचन अपराध के अंदर। कोई आदमी आ रहा है आपके पास नामांकन, निर्वाचन नामांकन के अंदर नाम दायर करवाने के लिए, आपने बता दिए 2 भाई बहन है, उसकी जगह बता दिए 5 भाई बहन, तो वो गलत है, ठीक है। उनको पूरी, वो सरकारी आदमी है, सरकार आपके लिए है, सरकार आप लोगों से मिलके बनी है, तो उनको हमेशा सत्य और पूर्ण सूचना बतानी चाहिए। तो सूचना यदि कोई मिथ्या देता है या सूचना छुपाता है, ठीक है, तो आगे कहा गया है
कि ये जो सूचना छुपाता है और मिथ्या सूचना देता है ना, इस आदमी को 6 माह तक तो होगी कैद, 6 माह तक कारावास, और जुर्माना का इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया। 6 माह तक कारावास है और जुर्माना इसमें बताया नहीं गया है, जुर्माना नहीं बताया गया। यह बोला गया है कि दोनों हो सकते हैं, कि आपके जुर्माना भी लग सकता है और 6 महीने की कैद भी आपके ऊपर हो सकती है। निर्वाचन अपराध किसको माना गया है? देखिए, निर्वाचन अपराध है, ये आगे जाके और विस्तार से दिया गया है, जबकि इसके अंदर केवल 3 बातें दी गई हैं कि ये निर्वाचन अपराध जो होते हैं वो जो 1951 के अधिनियम की धारा के तहत यदि अपराध करते हैं तो वो निर्वाचन अपराध माने जाएंगे। यदि कोई आदमी मिथ्या सूचना देता है तो वो निर्वाचन का अपराध माना जाएगा। यदि कोई आदमी सूचना छुपाता है तो वो भी माना जाएगा। उसमें 6 माह का कारावास ये पूछा जा चुका है, 6 माह का कारावास होगा और जुर्माना दोनों होगा। ठीक है। धारा जो 29 है, 29 के अंदर भ्रष्ट आचरण बता रखा है, भ्रष्ट आचरण। इसके अंदर दोनों चीजें बता रखी है, कौन आदमी क्या क्या काम करता है वो भ्रष्ट में आएगा, कौन क्या क्या काम करते हैं वो भ्रष्ट में नहीं आएंगे। यदि कोई आदमी रिश्वत देता है, रिश्वत देता है या दान देता है, वचन देता है, दान देता है, वचन देता है, पारितोषिक देता है, पारितोषिक देता है, वो सारे आदमी चाहे ये प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसको भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। यदि कोई आदमी किसी को रिश्वत देता है चुनाव के लिए, वोटों के लिए रिश्वत देता है, दान देता है या वचन देता है या पारितोषिक देता है। पारितोषिक 2 प्रकार से बोला गया है, एक तो इनाम के लिए बोला गया है, एक मनोरंजन के लिए। नहीं बोलते क्या ऐसा कि भाई मैं यदि अब की बार जीत जाऊंगा, आपके मोहल्ले के 50 वोट मेरे को दिला दो, मैं यदि आपको जीत जाऊंगा तो आपको दिल्ली घूमने का ऑफर दूंगा, तो वो मनोरंजन में आ गया। यदि मैं जीत गया तो आपको बोलेरो की एक गाड़ी की चाबी दूंगा, तो वो किस में आ गया? पारितोषिक में, इनाम के अंदर आ गया। प्रत्यक्ष हो चाहिए अप्रत्यक्ष हो। कोई आदमी क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचा लेते हैं, कुछ लोग धमकियां देते हैं, धमकियां देते हैं। ठीक है, क्षति पहुंचाना, धमकियां देना, समुदाय से बाहर करना, समुदाय से बाहर करना। और एक होता है देवी अप्रसार, वो होता है देवी अप्रसार। ठीक है। यदि कोई आदमी किसी को क्षति पहुंचा रहा है, यदि कोई उम्मीदवार खड़ा है वो किसी को क्षति पहुंचा रहा है, धमकियां दे रहा है, या उसको समुदाय से बाहर होने की बात कर रहा है, या ये कह रहा है कि ये तो अपने भगवान के अनुरूप है ही नहीं, आप मेरे को वोट दो, वो वोट हमेशा योग्य आदमी को दिया जाता है। लोकतंत्र का ये पहला धर्म है कि हमेशा योग्य आदमी को ही वोट देना चाहिए। ठीक है। तो देवी अप्रसार का बहाना जो आदमी बनाते हैं, तो वो सब भ्रष्ट आचरण के अंदर आएंगे। यदि देखो, वोट देने के अंदर आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पे नहीं होगा? आपकी न तो आपके धर्म के आधार पे कर सकते हैं, न आपके मूल वंश पे कर सकते हैं, न आपकी जाति पे कर सकते हैं, न आपकी भाषा पे कर सकते हैं। ठीक है। न तो धर्म के आधार पे, न मूल वंश के आधार पे, न जाति के आधार पे, न भाषा के आधार पे, और एक और आता है, वो आता है आपका समुदाय के आधार पे, समुदाय के आधार पे। तो इस आधारों पे धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, समुदाय, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पे भेद नहीं किया जा सकता। ये सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, कभी कभी समुदाय जो है इसकी जगह कुछ कुछ दूसरा नाम डाल के दे देते हैं, कभी जाति की जगह दूसरा डाल के दे देते हैं, कभी धर्म की जगह। तो यहाँ पे भ्रमित नहीं होना, 5 नाम है, जाति है, धर्म है, मूलवंश है, भाषा है और समुदाय के आधार पे आप पे विभेद नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि भ्रष्ट आचरण में आपके साथ क्या क्या आएगा। यदि आप राजपत्रित, कोई राजपत्रित गजेटेड अधिकारी है, उसको उसके कार्य में बाधा डाल रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो चुनाव प्रचार के साथ, है ना, तो वो भी आपका भ्रष्ट आचरण में आएगा। आगे कह रहा है कि यदि राज्य की पुलिस बल है, पुलिस बल है, या जो भारत सरकार की जो बल है, कोई भी सेना चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए और लोकतंत्र को अमर बनाने के लिए क्या करती है, भारत सरकार अपने सैन्य बल भेजती है, जो आराम से लोकतंत्र जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए और जो निष्पक्ष तरीके का चुनाव है वो पूरे संपन्न हो जाए।
तो पुलिस बल। अब कोई आबकारी अधिकारी है, आबकारी अधिकारी, यदि उसके कार्य में भी बाधा डाल रहे हैं तो भी भ्रष्ट आचरण के अंदर आएगा। यदि आपका कोई पटवारी है या कोई और भी अधिकारी होते हैं जैसे टीचर वगैरह लगे होते हैं, यदि उनके थ्रू भी यदि कोई अपन इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो ये सारी की सारी भ्रष्ट आचरण में आएंगी। अब अच्छे आचरण में क्या क्या दे रखी है कि कोई जलयान के अंदर आदमी बैठ के जा रहा है, रेलगाड़ी के अंदर आदमी बैठ के जा रहा है वोट देने के लिए, या कोई दूसरे आदमी की गाड़ी आ रही है और उसके अंदर कोई दूसरे आदमी जाके वोट दे के आ रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें भ्रष्ट में नहीं आएंगी। यदि कोई आदमी आपको देश के लिए या लोगों के विकास के लिए कोई बात कह रहा है तो वो भ्रष्ट आचरण में नहीं आएंगे। जैसे किसी आदमी ने कह दिया कि यदि मैं आपका जो प्रत्याशी हूं और यदि मैं जीत गया तो आपके मोहल्ले में इंटरलॉक लगा दूंगा, पानी की सुविधा कर दूंगा, या फिर कुछ और नए कनेक्शन दिला दूंगा, वाईफाई लगा दूंगा, आज का तो मॉडर्न जमाना है, वाईफाई लगा देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जो चीजें हैं वो भ्रष्ट आचरण में नहीं आएंगी। भ्रष्ट आचरण में क्या आएगा, यदि किसी को रिश्वत दे रहे हैं ले रहे हैं तो भ्रष्ट होगा। यदि दान दे रहे हैं ले रहे हैं, हाँ दान आप स्कूल को दे सकते हो, सार्वजनिक व्यक्तिगत दान नहीं दे सकते आप, ठीक है। वचन जो है, हाँ वोटों के बदले दान नहीं दे सकते, व्यक्तिगत दान भी दे रहे हो तो वोटों के बदले नहीं दे सकते। वचन जो है वो वोटों के बदले आप कोई वचन नहीं भरा सकते। पारितोषित है, इनाम जो है वो वोट के बदले नहीं दे सकते। मनोरंजन जो है वो वोट के बदले नहीं करा सकते क्योंकि वो भ्रष्ट आचरण में आएंगे। किसी को धमकी वोट के लिए देना भ्रष्ट आचरण है, किसी को क्षति पहुंचाना, नुकसान देना भ्रष्ट आचरण है। कोई आदमी है जिसके घर के आगे से जमीन छोड़ रखी है और वो रास्ता निकल रहा है, इलेक्शन टाइम पे वो रास्ता बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो वोट के लिए क्या हो जाएगी, धमकी हो जाएगी। समुदाय से बाहर किसी आदमी को बहिष्कृत करने की बात नहीं कर सकते। देवी या प्रसाद किसी भगवान का या पौराणिक जो अपने देवी देवता है उनके आधार पे हम वोट को बांट नहीं सकते, ठीक है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा और समुदाय के आधार पे सभी को वोट देने का अधिकार है, इसमें कोई भी विभेद भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं करेगी। धारा 30 के अंदर दिया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामला, निर्वाचन संबंधी मामले में सिविल न्यायालय की आधिकारिकता, सिविल न्यायालय की आधिकारिकता, कि सिविल न्यायालय को निर्वाचन के मामले में क्या अधिकार प्राप्त है, सिविल न्यायालय को निर्वाचन के मामले में क्या अधिकार प्राप्त है। पहला तो निर्वाचन का मामला, निर्वाचन के मामले में क्या आता है, नामावली तैयार करना, नामावली तैयार करना। निर्वाचन नामावली जो होती है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, ठीक है। ये जो निर्वाचन नामावली के लिए अधिकारी बनते हैं वो इसको तैयार करते हैं। दूसरी बात आती है वार्ड में बांटना, तो इनका परिसीमन कौन करता है, राज्य सरकार करती है, कलेक्टर लिख के दे देते हैं, राज्य सरकार उस आधार पे कर देता है, परिसीमन करता है, ठीक है। वार्ड में बांटना, क्षेत्र निर्धारित करना, निर्धारित करना, किसी नगरपालिका के वार्ड का या किसी नगरपालिका के क्षेत्र को निर्धारित करने का, ये सारे काम राज्य सरकार करती है, ठीक है। अब इस मामले में न्यायालय कोई रुचि नहीं लेगा, इसमें कोई अधिकारिता नहीं है, यहां पे न्यायालय की कोई भी अधिकारिता नहीं है। अब क्या बोला गया है कि न्यायालय के अंदर जाना है आपको तो न्यायालय के अंदर एक निर्वाचन याचिका लगानी पड़ेगी आपको, निर्वाचन याचिका, निर्वाचन याचिका आपको न्यायालय के अंदर लगानी पड़ेगी, तब आप न्यायालय के अंदर जा सकते हो। न्यायालय खुद से कोई भी संज्ञान नहीं लेगा, कोई भी इसका चुनाव का मामला होगा न्यायालय खुद से संज्ञान नहीं लेगा, अपने को निर्वाचन याचिका लगानी पड़ेगी। निर्वाचन याचिका कोई भी आदमी उस वार्ड का मेंबर होना चाहिए, वो आदमी निर्वाचन याचिका लगा देता है, ये 1 महीने के भीतर, चुनाव होने के 1 महीने के भीतर भीतर लगानी चाहिए, ठीक है। तो निर्वाचन याचिका जाएगी, ये किसके मतलब ऑर्डर पे जाएगी, तो देखिए एक तो राज्य निर्वाचन अधिकारी अपन ने देखा था, राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, और एक देखा था जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। तो एक अपन ने राज्य निर्वाचन अधिकारी देखा था, एक जिला निर्वाचन, ये तो जिले के अंदर होते हैं, ये पूरे राज्य की देखरेख करते हैं चुनावों की, ठीक है। तो ये इनके कहने पे कहां जाना पड़ेगा आपको,
जो उस क्षेत्र के अंदर, जैसे हम लोग चिड़ावा से हैं, हमारा जिला झुंझुनू लगता है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा, हमें जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा, जिला न्यायालय में हम लोगों को जाना पड़ेगा। जिला न्यायालय के अंदर निर्वाचन याचिका लगानी पड़ेगी। निर्वाचन याचिका उस वार्ड का कोई भी मेंबर हो वो लगा सकता है, चाहे उसने वोट डाला हो या नहीं डाला हो, या फिर जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी भी लगा सकता है। लेकिन हाँ, वो डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसको जिला निर्वाचन अधिकारी और या फिर राज्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश के ऊपर ही वो जिला न्यायालय में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में अपना धारा 20 से लेकर 30 तक कंप्लीट हुई। आगे नेक्स्ट टॉपिक के